ठीक। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? द्रव्य। चैप्टर का नाम क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर। अब आप समझ लिए पदार्थ, कुछ सब एक ही है। मैटर बोलूं, द्रव्य बोलूं, द्रव नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? द्रव्य। द्रव मतलब लिक्विड हो जाएगा, हिंदी मीडियम वालों। द्रव माने क्या हो जाएगा? लिक्विड। मैं बोल रहा हूं मैटर। मैं क्या बोल रहा हूं? मैटर। मैटर को आप कुछ, आपने भयंकर बड़ा वर्ड नहीं हो गया, आप समझ लीजिए पदार्थ। ये क्या है? एक पदार्थ। कैसे बता रहा हूं, देखिए। दुनिया की हर वो वस्तु जिसका अपना खुद का एक द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब होता है भार, मास। दुनिया की हर एक वस्तु जिसका कुछ ना कुछ क्या हो? भार हो और स्थान घेरता हो। टेकिंग अ प्लेस। क्या लेता हो? स्थान घेरता हो। क्या है? द्रव्य है। चलिए, परिभाषा याद हुआ। दुनिया की हर वो वस्तु जिसका एक कुछ ना कुछ क्या हो? भार हो और वो क्या घेरता हो? स्थान घेरता हो। इट्स कॉल्ड मैटर। ये सब भाषाएं आपको नहीं जाननी है, आपको हमेशा याद रखना है। चाहे दुनिया का कोई भी चीज, मेंस भी लिखते रहो, अपनी भाषा खोजता है, पुस्तकों का रटा हुआ नहीं, अपनी भाषा खोजता है कोई। तो अपनी भाषा में याद रखना है इसको। दुनिया का हर वो वस्तु या हर वो चीज या हर वह पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ भार हो और वो क्या घेरता हो? स्थान घेरता हो। इट्स कॉल्ड मैटर। पदार्थ हो गया। ठीक है। पदार्थ, पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। ठीक है। इसमें तीन अवस्थाएं आपको हमेशा जानना है। देखो, ये मैं अवस्था बोल रहा हूं। ये पदार्थ हो सकता, ये देख अभी ठोस है, मैं अभी पानी दिखाऊंगा तो वो द्रव है। ठीक है। और जो हमारे बीच में फैला वो क्या है? गैस है। ये अवस्थाएं हैं। देखो, मैं क्यों अवस्थाएं बता रहा हूं, देखो हर एक चीज का ठोस की कुछ ना कुछ वेट है और ये कुछ ना कुछ स्थान घेरा हुआ है। द्रव को भी अगर मैं पानी देखो, नदी में ही देख लो पानी को, कुछ ना कुछ उसका वेट है, पानी का वेट होगा और वो भी क्या घेर रहा है? स्थान। अभी एक बहाव करेंगे, जिधर बहना होगा बह जाएगा, वो भी स्थान घेर रहा है। वैसे ही गैस भी। आप अगर बोले सर गैस में तो मैं भार देखा ही नहीं, एक फुग्गा के अंदर बंद करके उसको तौलिए, बिल्कुल आएगा वेट। एयर प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, याद रखना है भैया, बहुत बड़ा प्रेशर है एयर प्रेशर। तो दुनिया का हर वो वस्तु जिसमें क्या होता होगा? थोड़ा ना थोड़ा भार हो और स्थान घेरता हो। बिल्कुल कैसे स्थान घेरता? वो गए उस गुब्बारे के अंदर में स्थान घेर रहा है। सब पदार्थ हैं। अब इनकी मैं अवस्थाएं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और आपकी इंद्रियां उसको महसूस कर सके। हाँ, एक बात और याद रखना, आपकी इंद्रियां, इंद्रियां मतलब इंद्रियों की संख्या कितनी होती है? पांच। कभी जीवन में नहीं भूलना। ठीक है। इंद्रियों की संख्या क्या होती है? पांच। छठवां इंद्रिय के पास होता है, महिलाओं के पास, जिसको वो लोग सिक्स सेंस बोलते हैं। ये पूरा बेकार है। यही वाला है सिक्स सेंस। यही वाला क्या सेंस है? सिक्स सेंस। केवल महिलाओं के पास होता है, बाकी लोग के पास कितना सेंस? पांच सेंस। पांच इंद्रियां। मैं जब दर्शन वर्शन की बात करूंगा तो पंच इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, ये सब नाम सुनोगे, ये पांच इंद्रियां हैं। ठीक है। आंख देखने का काम करेगा, नाक सूंघने का, कान, जीभ, त्वचा, ये सब पांच क्या है? इंद्रियां हैं। ठीक है। चलिए, इनकी अवस्थाओं की बात करेंगे तो किसी भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। एक अवस्था होता है ठोस, बचपन से जानते हो। दूसरा अवस्था होता है द्रव और तीसरा अवस्था होता है गैस। पदार्थ की आपको केवल तीन ही अवस्था मालूम है, लेकिन वर्तमान में पदार्थ की पांच अवस्थाएं हैं। आपको क्या पता है? केवल ठोस, द्रव, गैस। दुनिया को भी यही पता है, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन अवस्थाएं याद रखना है। अच्छा, ठोस, अभी इसको बताने का क्या जरूरत है? ठोस क्या होता है? वे पदार्थ, बस मेरा परिभाषा सुनते जाना। वे पदार्थ जिनके अणु, मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास हो, जैसे मान लीजिए आपस में चिपके हुए हो, ठोस है। वे पदार्थ जिसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हो, क्या कहलाएंगे? गैस, सॉरी द्रव। और ऐसे पदार्थ या ऐसे मेटर जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो, क्या कहलाएगा? गैस। बस सबको उसके अणुओं से परिभाषित करना है।
क्या बोला मैं बेटा? ठोस। क्या बोला पहले? ठोस। ठोस, इनके अणु पास पास होते हैं, बस परिभाषा खत्म। कब क्या कहलाएगा ये? ठोस। इसके मॉलिक्यूल एकदम आपस में एकदम एकदम आसपास एकदम चिपके रहेंगे, एकदम ठोस, तब वो ठोस हो जाएगा। द्रव, इसके मॉलिक्यूल सॉलिड की अपेक्षाकृत थोड़े क्या रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। सॉलिड की अपेक्षाकृत क्या रहेंगे? थोड़े से दूर दूर रहेंगे। लेकिन गैस, इसके जो मॉलिक्यूल है वो आपस बहुत दूर दूर रहेंगे। ये हो गया ठोस, द्रव, गैस। एक चौथा कंडीशन लेके चलते हैं आपको, प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था कौन सा है? पोजीशन कौन सा है? प्लाज्मा कंडीशन। यही क्वेश्चन पूछता है, प्लाज्मा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, प्लाज्मा पृथ्वी पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको स्पेस, ब्रह्मांड में। सूर्य और तारे को याद करिए, सूर्य और तारों को, उनके पास जाओगे तो भयानक ज्यादा क्या रहेगा? गर्मी। क्या रहेगा? गर्मी। क्यों? उसके जो मॉलिक्यूल है एकदम बहुत ज्यादा आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, एक्साइटेड। एक्साइटेड एंड हीट, उसमें क्या रहेगा? एक्साइटेड एंड हीट, उत्तेजना और ताप। उत्तेजना और ताप। और रहेंगे किस फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में रहेंगे। कैसे? केवल आपको याद रखना है, सूर्य में चमक, एग्जाम्पल बता दिया। सूर्य में चमक, देखो सूर्य लाल दिखता है। अब उसको इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, क्या बोलता है? प्लाज्मा पृथ्वी पर द्रव की सामान्य अवस्था में नहीं होता, परंतु संभवतः यह ब्रह्मांड में, कहां पर? ब्रह्मांड में सामान्य पदार्थ की अवस्था में प्लाज्मा ही है। जो ब्रह्मांड में वो क्या है? प्लाज्मा ही है। अब ये परिभाषा नहीं हुआ, देखो इस अवस्था में कण, जो मॉलिक्यूल होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा और उत्तेजित होते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी, और वो कैसे रहेगा? एनर्जाइज्ड, बहुत ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी है उसमें, और साथ में याद रखना उत्तेजित है, एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, ये कण आपको आयनीकृत गैस, आयनीकृत गैस का मतलब आयोनाइज्ड गैस। कैसे गैस? आयोन, जो आयन फॉर्म में होते हैं। आयन का मतलब धन आयन और ऋण आयन, पॉजिटिव नेगेटिव समझा रहा हूं, आयन्स के फॉर्म में होंगे, तब इसे प्लाज्मा ही कहते हैं। और सूर्य और तारों का जो चमक है, ये कारण है प्लाज्मा का। तो ये चौथी अवस्था है पदार्थ की, प्लाज्मा कंडीशन। क्वेश्चन पूछेगा सूर्य और तारों में चमक का कारण है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, और एक पांचवा याद रखना कंडीशन, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, नाम याद हुआ? बीईसी, पांचवा कंडीशन या पांचवा प्रकार। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, और पांचवा बीईसी कंडीशन या बीईसी अवस्था। बीईसी अवस्था, नाम पहले ये बोलो, क्या नाम है इसका? बीईसी अवस्था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक का मतलब ताप से था, कंडेंसेट का मतलब होता है ठंडा करना। कंडेंसेट का मतलब क्या होता है? ठंडा करना। देखिए, बहुत ही कम घनत्व वाला कोई वायु, एकदम वेरी लो डेंसिटी, मतलब अब वो दुनिया प्रकार का बात लिखेगा, वायु का 1,00,000वां घनत्व, ऐसा कुछ नहीं, एकदम कम डेंसिटी, एकदम कम डेंसिटी को एकदम लो टेम्परेचर पर ले जाना। ध्यान से मेरी बात सुनना, एकदम बहुत कम डेंस होगा कोई एयर, ऐसा कोई वायु जिसका घनत्व क्या हो? बहुत कम हो, उसको एकदम निम्न ताप पर गर्म करना, यही क्या कहलाता है? कौन सा कंडीशन कहलाता है? बीसी कंडीशन। बस बीसी कंडीशन प्राप्त करने के लिए दो बातें, एक ऐसी वायु का चयन कीजिए जिसका घनत्व एकदम कम हो, वेरी लो, डेंसिटी कैसा हो? वेरी लो, और उसको कहां तक ठंडा करना है? एकदम कम तापमान तक, वेरी लो टेम्परेचर तक ठंडा करना है, बोल रहा हूं मैं, तभी तो कंडेंसेट कहलाएगा। तभी क्या कहलाएगा? कंडेंसेट। और यही अवस्था कहलाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। इस पर बहुत सारा यूज करने के लिए ये देखो, हमारे हमारे भारत का वैज्ञानिक
नाम क्या इसका? सत्येंद्रनाथ बोस। इसने कुछ थ्योरीज दिए, उसके आधार पर आइंस्टीन ने इस पर क्या किया? प्रयोग किया। इसलिए नाम क्या कहलाया इसका? बीईसी कंडीशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देने वाला एसएन बोस हमारे भारत का, उस पर रिसर्च करने वाला आइंस्टीन, इसलिए नाम क्या पड़ा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दो चीजें याद रखना है, वेरी लो डेंसिटी एंड वेरी लो टेम्परेचर। एकदम कम तापमान मतलब एकदम ठंडा करना, एकदम करना। चल पढ़ ले। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग के जितने कम घनत्व वाली गैस को, कुल मिला के ये बोल रहा है बहुत कम घनत्व वाली गैस को कम तापमान पर ठंडा करने पर, एकदम कम तापमान वेरी लो टेम्परेचर पर क्या करना है? ठंडा करना है, ठंडा और ठंडा करना है, कोल्ड करना है। करने पर बीसी अवस्था प्राप्त होता है। डेंसिटी भी लो, टेम्परेचर भी लो, ठंडा किए, क्या बन गया? बीसी कंडीशन। और इसकी खोज करने वाले कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है। आगे चल इसी पर किसने अपनी अवधारणाएं दी? आइंस्टीन ने। इसीलिए इसको क्या बोला गया? और ये आगे चल देखो क्वेश्चन क्या आएगा पता है? पदार्थ की भविष्य की अवस्था कौन सी है, इन फ्यूचर कौन सा अवस्था आएगा? तो बीसी। अभी चार ही कंडीशन है मेनली, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। आगे चल के पांचवा इन फ्यूचर कौन सी अवस्था आएगी पदार्थ की? बीसी। ये पांचवी अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी? या क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होगी, तो पांचवी अवस्था कौन सी होगी? बीसी। कौन सी होगी बेटा? बीसी। ओके। चलिए, प्लाज्मा कुछ नहीं है, प्लाज्मा तो धरती पर ही नहीं, प्लाज्मा कहां मिलेगा? ब्रह्मांड में। प्लाज्मा का मतलब एक ही चीज समझना है, इसके जो अभी देखो ठोस के मॉलिक्यूल पास पास थे, द्रव के दूर दूर थे, गैस के और दूर दूर थे। प्लाज्मा के जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें भयानक ज्यादा एनर्जी होगा और वो उत्तेजित होंगे। जैसे सामान्य आदमी शराब पीने के बाद उत्तेजित हो जाए, अब मारबो, हाँ, ऐसा उसमें उत्तेजना रहेगा। और कैसा रहेगा? एनर्जी से भरपूर रहेगा। इसीलिए ये आयनीकृत गैसों को कैसे किस फॉर्म में चेंज कर देगा? आयंस के फॉर्म में। जो सूर्य के ताप बोल रहा हूं मैं, सूर्य जो चमकता दिखाई देता है, तारा जो चमकता दिखाई देता है, इन सब के पीछे रीजन क्या है? प्लाज्मा का। ये प्लाज्मा है। ठीक है। चौथा कंडीशन प्लाज्मा, पांचवा कंडीशन इन फ्यूचर के आने वाला है बीसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। यही सब क्वेश्चन है। तेरे क्या लगता है ठोस द्रव गैस पूछेगा? ठोस द्रव गैस पूछेगा तो क्या पूछेगा? देख, भगवान, ठोस द्रव गैस पूछेगा तो क्या पूछेगा? ध्यान से सुनो मेरी बात। ठोस द्रव गैस में क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन देखिए, किसका घनत्व, तीनों की डेंसिटी को क्रम से जमाइए। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? ठोस का। उसके बाद डेंसिटी का मतलब पहले समझ में आया कि नहीं आया? डेंसिटी का मतलब समझ में आया? कौन ज्यादा एकदम डेंस होगा, घना। डेंसिटी का मतलब देखिए, ये एक रिमोट है और आधा गिलास पानी है और बाजू में फुग्गा में हवा रखा हूं। ठीक है। इसको देखो एकदम सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल एकदम आपस में चिपके होंगे, एकदम चिपके होंगे, तब ये बना डेंस। द्रव के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होंगे, इसलिए अगर जैसे उसको पलटाया बहना चालू, ऐसा नहीं हो पाएगा सॉलिड। हाँ, द्रव को जमा किया बर्फ बन गया, अब ऐसा कर तो कुछ नहीं होगा, बर्फ सॉलिड हो गया। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल से एकदम पास पास होंगे, द्रव के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होंगे। और मैं तो फुग्गा खोलते देरी है गायब, इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे और सब कहाँ हो जाएंगे? गायब। तो देखो मैं आप बता रहा हूं डेंसिटी, क्या बोल रहा हूं बेटा? डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा डेंस कौन होगा? ठोस के बाद और द्रव के बाद सर्वाधिक डेंस कौन सा है? उल्टा देखिए, सबसे कम डेंस कौन सा है? बस यही चीजें पकड़नी है आपको। असेंडिंग में जमाना है कि डिसेंडिंग में, क्वेश्चन को देखना है। ठीक है। अब बोल रहा हूं अंतरा आणविक आकर्षण यहां का है, इनर मोलर अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, या मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन।
इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल है उसी की बात कर रहा है। तो मेरे को ये बताइए सर्वाधिक मॉलिक्यूल किस में होंगे और किन के, अच्छा आकर्षण, अट्रैक्शन मेन चीज पकड़ना है इसमें। इतने ज्यादा आकर्षित कर लिए कि आपस में चिपक कर क्या बन गए, ठोस। तो सर्वाधिक अंतरा आणविक आकर्षण किस में होगा, ठोस में। उससे कम किस में होगा, और उससे कम किस में होगा, गैस में। कुल मिला के डेंसिटी पर ही आ जाओ, कुल मिला के किस पे आ जाओ, डेंसिटी पर। दोनों चीज क्लियर। तीसरा ये क्वेश्चन पूछा था प्रसार। प्रसार का मतलब एक्सपांशन भी बोल सकते हैं, स्प्रेडिंग भी बोल सकते हैं, फैलना। कौन जितना कितना जल्दी फैलेगा, कौन फैलेगा। उधर अगर कोई बत्ती दिया यहां तक फैल जाएगा, गैस बड़ा तेजी से फैलता है। ठीक है, पानी अगर वहां से पानी को मैं धार लाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा आने में, और सॉलिड तो वहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो गैस कितने तेजी से फैलेगा, तो सबसे ज्यादा प्रसार किस में होगा, गैसों में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम ठोस में। उल्टा आ गया। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। जिसकी गति जितनी तेज होगी उसमें उतना ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा। काइनेटिक, तीनों में सबसे ज्यादा गति किसकी होगी, गैस। सबसे ज्यादा फ्लो में बहेगा कौन, या अरे भैया आप ये मत देखो, तूफान उफान आता है ना, तूफान उफान, ठीक है, याद रखना है बेटा 350 400 की स्पीड से आता है, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, हाँ। उसके बाद किसमें गति होगी आपकी, द्रव में। और सॉलिड को भगाने के लिए आपको क्या चाहिए, है ना भाई, तो ये सबसे पीछे होगा। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी, गैसों में, सेकंड लिक्विड में, और तीसरा ठोस में। ये पूछेगा क्वेश्चन, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या, नहीं पूछेगा। गतिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा सर्वाधिक किस में होगा, जमाइए। ये पहला ऑप्शन गैस दे देगा, द्रव दे देगा, ठोस दे देगा, ठोस को इधर कर देगा, द्रव को बीच में कर देगा। समझ गया ऑप्शन क्या आएगा, ये ऐसे ऑप्शन रहेंगे। चारों पांचों अवस्थाएं याद हो गई, पांच अवस्थाएं किसके, मैटर या द्रव के। द्रव्य, मैटर, पदार्थ, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बीई, बस ये पांचवी अवस्था। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को तीन भागों में और बांट सकते हैं, एक है तत्व, दूसरा यौगिक, और तीसरा मिश्रण, तीसरा मिश्रण। इन तीनों में और बांटा जा सकता है। ठीक है, मैटर बोल देखो, लेकिन ये जो दो हैं इनको एक साथ रखा जाता है, बोला जाता है शुद्ध पदार्थ। क्या बोला जाता है बेटा, शुद्ध पदार्थ। क्यों बोला जाता है वो सब आगे बात करेंगे। और अकेले इसको बोला जाता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक, तत्व ये अपनी मूल अवस्था कभी नहीं बदलेगा। बस एक ही लाइन में बात समझने है आपको। एलिमेंट ये अपना मूल अवस्था या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको एक सोने का टुकड़ा दिया, 2 तोले का एक छोटा सा गोला दे दिया, ये है सोना। जो करना है करिए, कुटिए, मारिए, पीटिए, आग लगाइए, भोंगिए, ऊंगिए, आखिरी में आपको क्या मिलेगा उसमें, कुछ कर सकते हो तो बताओ। ये अपने मूल गुण को नहीं खोएगा, हमेशा हमेशा अपने मूल अवस्था में पाया जाएगा। ये हो जाएगा क्या, गोल्ड। ये तत्व है। ऑक्सीजन, चलिए मैंने आपको ऑक्सीजन दिया, ये लीजिए, हाथ में पकड़ो। मारो पीटो सर देख रहे हैं, नाइट्रोजन में बदल जाएगा क्या, वो नहीं बदलेगा। ऑक्सीजन का क्या रहेगा आखिरी तक, ऑक्सीजन। ये तत्व है। एक ही चीज याद रखना है, तत्व अंतिम तक अपने प्रॉपर्टीज को बना के रखे रहेगा। ठीक है, तब वो कहलाएगा एलिमेंट। क्या कहलाएगा, एलिमेंट। दूसरा है यौगिक।
नाम से स्पष्ट हो रहा है यौगिक, ठीक है। कंपाउंड मिलेगा किसी न किसी को, तो याद रखना है दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिलने से क्या बनता है, गलत हो गया, ये गलत बोला मैं। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनेगा। कुछ भी आए बाएं साए नहीं मिला सकते आप, एकदम फिक्स अनुपात में मिलाओगे। दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, H2O, तब बनेगा पानी। आए बाएं नहीं मिलाना है, एकदम फिक्स अनुपात में मिलाओगे तब क्या बनेगा वो, तब यौगिक कहलाएगा। दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन की, एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का, मिलकर क्या बना, NaCl। एक निश्चित अनुपात में मिला तो नमक बनेगा। अच्छा एक बात और याद रखना, अभी तक जो भी बनेगा ना तो उसमें पानी का गुण होगा ना सॉरी ना तो उसमें हाइड्रोजन का गुण होगा ना तो उसमें ऑक्सीजन का गुण होगा, एक नया चीज बन जाएगा। सोडियम अलग गुण, क्लोरीन अलग गुण, दोनों मिले नमक एक अलग गुण। तो याद रखना है यौगिक मिलने के पश्चात अपना गुण खो देते हैं, एक नया चीज बना लेगा। क्या बना लेगा, एक नया चीज बना लेगा, एक फिक्स अनुपात में ही मिलेगा, ठीक है। तीसरा मिक्सर, तीसरा बात क्या कर रहा हूं, मिश्रण। मिक्सचर घर, अरे सिर्फ आप अपने घर में मिक्सचर खाते हो, मिक्सचर में कल्पना करिए उसमें सेव होगा, उसमें फली डाला होगा, उसमें चना दाल होगा, उसमें मसूर दाल होगा, ठीक है। उसी में और क्या डालना है, चूड़ा डाल लो, हाँ हाँ डालो डालो डालो, काजू काजू मत डाल भाई, महंगा है, ठीक है। मिक्सचर में काजू वाजू बेकार है, ठीक है। हाँ, छोटा मोटा चिप डाल दिया, मकई वकई डाल दिया, मिला दिया, मिक्सचर बन गया। अब मिक्सचर बन गया, किसको कितना मिला है पता है क्या, किसी को आधा किलो मिला है, किसी के 1 पाउंड मिला है, किसी को 100 ग्राम, जो महंगा है उसको कम मिलाएंगे, ठीक, ऐसे बना लिए मिक्सचर। अब मिक्सचर तेरे हाथ में है, ध्यान से सुनना मेरी बात, सारे मैं तत्व, कुछ तत्व भी मिला लिया, कुछ यौगिक भी मिला लिया, सबको मिला के मैंने एक मिक्सचर बना लिया, ठीक है। हमारे जलाराम का मिक्सचर फेमस है, चलो मिक्सचर बन गया। अब इसमें से मैं फल्ली 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 उठाया 5 ठो और खाया, तो ये मेरे को मिक्सचर का स्वाद देगा कि फल्ली का स्वाद देगा, काय का स्वाद देगा, फल्ली का स्वाद देगा। अभी भी अपने गुणों को वहां पर बचाए हुए है, बन तो गया है लेकिन सारे के सारे एलिमेंट अपने अपने गुणों को बनाए हुए हैं। सेव को खाएगा सेव टाइप का लगेगा, मसूर दाल टाइप का लगेगा, नहीं नहीं सर खा रहा है मसूर दाल खा रहा है भाई, एक काम कर काजू टाइप का लग जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी भी एलिमेंट अपने गुणों को बना के रखे रहेंगे। तीन बातें समझ में आएगी, यही केमिस्ट्री है, तत्व यौगिक और मिश्रण, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं इसके बाद। लेकिन यहीं पर नहीं समझ में आया और ये कभी जीवन में नहीं समझ में आना। तत्व ये कभी भी कुछ भी कर ले अपने मूल भूत अवधारणा को नहीं भूलता, ये हमेशा वैसा का वैसा ही अपनी प्रॉपर्टी को बना के रखता है, तब कहलाएगा तत्व। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु अधातु और उपधातु। धातु अधातु और उपधातु, मेटल नॉन मेटल एंड एलॉयड, सॉरी मेटलॉयड, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉयड, तीन प्रकार का होगा। जबकि यौगिक दो प्रकार का होगा, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर समांगी भी हो सकता है, विषमांगी, दो प्रकार का, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, दो प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ यहां पर, रसायन में द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, ये मिश्रण गलत, पहले देखो शुद्ध पदार्थ है ना, तो यहाँ पर आएगा अशुद्ध, ऊपर में आता अशुद्ध पदार्थ, एक यहाँ पर आता अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण, जैसे शुद्ध पदार्थ में आता है क्या, तत्व और यौगिक, ये मिस्टेक है, ठीक है। चलिए तत्व तीन प्रकार का, एक होता है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु, मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। जबकि यौगिक दो प्रकार का, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए जब उसको पढ़ाते रहेंगे तब देखेंगे, अभी पहले आप आ जाओ तत्व पर, किस पर आ जाओ, तत्व, बस कहीं कुछ नहीं लिखना है, जितना बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखना है, तत्व दिया जाओ, ये उद्ध शुद्ध पदार्थ छोड़ दो तुम लोग, केवल आपका ध्यान होना चाहिए तत्व पर, एलिमेंट कहां पर ध्यान होना चाहिए, केवल तत्व पर, ठीक है। चलिए
तत्व पदार्थ की वह मूल अवस्था है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। बस कुछ भी करिए, ये अपने अपने देखो अन्य पदार्थों में इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ये तत्व पदार्थ की मूल अवस्था होती, बस एक ही चीज याद रखना है, ये क्या होता है, पदार्थ का मूल अवस्था होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ऑक्सीजन बदल के दिखाओ मेरे, चल मैं आपको ऑक्सीजन दिखा, बदलो। जब तक आपको इसके साथ किसी का रिएक्शन नहीं करोगे नहीं बदलेगा, और रिएक्शन करे तो यौगिक हो गया, तत्व कहां हुआ, जैसे किसी के साथ जोड़े क्या हो गया, ये यौगिक हो गया। इसको जोड़ना ही नहीं किसी के साथ, अकेले ऑक्सीजन का क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, कुछ भी करिए, काटिए पीटिए, ऑक्सीजन आखिरी तक ऑक्सीजन ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं कर सकते। ये हो गया तत्व, ऑक्सीजन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, चांदी एक तत्व है, कर ले क्या कर सकता है चांदी के साथ, आखिरी तक जला ले, कुछ भी कर ले, आखिरी तक क्या मिलेगा आपको, चांदी ही मिलेगा। गोल्ड एक क्या है, तत्व है। तो ऐसे तत्व जो अपनी मूल अवस्थाओं में ही बने रहते हैं, चाहे उस पर रासायनिक अभिक्रिया करिए, चाहे आप उस पर भौतिक अभिक्रिया करिए, अपने रासायनिक गुणों को ना खो पाए, उसको तत्व बोलते हैं। किसी को कोई समस्या, चलें आगे। तत्वों को मूलतः तीन भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तत्व तीन प्रकार के, धातु, अधातु और, अरे जैसे मैं बोल रहा हूं देखो, धातु, धातु, अब ये मैं बात कर रहा हूं चांदी का, चांदी एक धातु है, चांदी एक मेटल है, चांदी का एक धातु है, लेकिन ऑक्सीजन अधातु है। ऑक्सीजन क्या है, अधातु। सर ये कैसे बता दिए ये धातु है और ये अधातु, तुम लोग भी बताना चाहते हो, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो, क्या कर दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, धातु है, मेटल्स हैं। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, वो सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। आज की बात पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्या धातु है क्या धातु है, अपने मर्जी से बताओ क्या धातु है क्या धातु। देखो धातु में वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, ध्यान से मेरी बात सुनना, किसका त्याग करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, सोडियम Na, परमाणु क्रमांक 11, टूटेगा किसमें, 2 8 और 1 में, 2 8 और 1 में। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि साथ ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसलिए बोलेंगे Na प्लस, Na प्लस। और जैसे प्लस लगा मतलब ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो क्या है, धातु, जो इलेक्ट्रॉन त्यागा वो क्या है, धातु, इसलिए बोला सोडियम क्या है, धातु है। मैग्नीशियम क्या है, 12, धातु है। एल्युमिनियम क्या है, 12 13, धातु है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बना ले, जो भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बना ले, सब क्या है, धातु है। ऑक्सीजन 2 6, टोटल होता है 8, 2 6, लेगा कि देगा, लेगा, कितना लेगा, 2 लेगा, -2, तो क्या हो गया, अधातु। ये समझ में आया, धातु अधातु किसको बोलते हैं। तो ऐसे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण, सारे उसके उदाहरण है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पोटेशियम, पारा, ठीक है, ये सब उसके क्या है, उदाहरण है, किसके, धातु के। अब धातु, आपको क्वेश्चन पूछता है धातु क्या है, और आप वहां पर क्या लिख के आते हो, उसके गुण। धातु में चमक होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु ऐसा होता है, धातु ऐसा होता है, मेरा कुकुर सफेद है। आप क्या लिख के आते हो, प्रॉपर्टीज। आपको पूछ रहा कुकुर क्या है, कुकुर एक जानवर है, लेकिन आप कह रहे हो मेरा कुकुर सफेद है, मेरा कुकुर ये है, मेरा कुकुर ये खाता है, पैडी लाता हूं मैं इसको लिए, अरे वो गुण नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है धातु क्या है। समझ में आ रहा है। आप 9वीं भी पढ़े, 10वीं भी पढ़े, 11वीं पढ़े, नंबर आपको यही पूछा होता था, उसके बाद नंबर आपको मिलता था 4, सामने वाले को मिलता था 8। कारण समझ में आ रहा है, वो पूछ क्या रहा था, आप लिखते क्या थे। समझ में आ रहा है, यही कारण था। चलो देखें अब आगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज, गुण देखिए क्या होता है धातु में। धातु में एक अलग सा चमक होता है, इज शाइनिंग। धातु में क्या होता है, ये देखो मेरा पट्टा इधर दिख रहा है, चमक रहा है, धातु है। तुम लोग पास नहीं, मैं कैसे करूं, इधर देखो चमक रहा है, क्या है, धातु है। धातु में एक क्या होता है, चमक, शाइनिंग। दूसरा बात याद रखना है, ताप और विद्युत का सुचालक होता है।
किसका किसका? ताप और विद्युत का। ताप मतलब टेम्परेचर, और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर को वेल्डिंग कर रहा हूँ और आपको इधर को पकड़वाया हूँ। थोड़ा देर बाद झन्नाक छोड़ देगा, अरे वहां प्रेशर का इतना गर्म हो गया है। तो ये यहाँ पर वेल्डिंग हो रहा है, यहाँ कैसे गया? इधर गुड कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर, ताप का सुचालक है, कंडक्टर है। वैसी इलेक्ट्रिसिटी, मैं बस यहाँ पर यहाँ करंट दे रहा हूँ, तुम लोग इधर पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। मारा झन्नाटा हॉस्पिटल में। तो ये ताप और विद्युत का क्या होता है? सुचालक। समझ में आया? सुचालक का मतलब बस अंग्रेजी लोग बोल देते कंडक्टर, आप लोग चालक का भी मतलब वही होता है और सुचालक का मतलब भी वही होता है। चालक, जब शुरू शुरू में शादी हो रहता है तो आदमी चालक होता है, 8-10 साल बाद वो सुचालक हो जाता है। जितना अकड़ होता है सब क्या हो जाता है? खत्म, और बड़े प्रेम से अपना जीवन निर्वाह करता है, उसको बोलते हैं सुचालक। नया नया शादी होता है, ठसन दिखाता, हाँ तेरे को पता है मैं ये नहीं, उसके बाद 3 दिन का भी खाता है, तब वो क्या कहलाता है? सुचालक। क्या कहलाता है? सुचालक। ये जीवन का जो ये इसका अलग से फीस दूंगा मैं बाद में, ठीक है? हाँ, ये तन्य होता है, डक्टिलिटी पाई जाती है इस पे। तन्यता का मतलब होता है खींच करके एकदम महीन महीन पतले पतले वायर बनाना, वेरी थिन वायर्स। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं आपको 1 तोला सोना दे रहा हूं, 1 तोला सोना, ठीक है? अगर उसे तार बनाना है ना, आधा किलोमीटर तार खींचा जाएगा, इतना पतला तार। देखियो ऐसे 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 करके वो सोनार बनाता है। 1 तोला सोने से आधा किलोमीटर क्या खींच सकते हैं? एकदम पतला पतला तार खींचा जा सकता है। ये जो तार बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? डक्टिलिटी, तन्यता। खींचने का जो भावना होता है वो क्या बोलते हैं? बाकी में भी होगा लेकिन धातुओं की अपेक्षा बहुत। सर, रबर को भी खींचते हैं, कितना खींच लेगा? टूट जाएगा, एक लिमिट है उसका। धातुओं में डक्टिलिटी पाई जाती, तन्यता होता है। दूसरा अगला याद रखना है, मेलाइबल, आघात वर्धनी। कितना भी चोट कर, ठाए ठाए ठाए, वो बेचारा चुपचाप ऐसे 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 बड़ा बड़ा चादर ठोक ठोक के बड़ा बड़ा चादर बनाते हैं। लोहे के चादर, जितने आपके रेलवे ब्रिजेस हैं, आपके जितने भी नेशनल हाईवे के ब्रिजेस हैं, इन पर पहले क्या लगता है? चादर लगता है, बड़ा बड़ा, ठीक है? सीट्स, आयरन सीट्स। चादर मतलब आयरन सीट। ठोक ठोक के इसको क्या बना सकते हैं? सीट बना सकते हैं। आघात वर्धनी होता है, सहन शक्ति ज्यादा होता है। सोनोरस पाया जाता है, प्रतिध्वनि। तुम लोग को प्रतिध्वनि नहीं समझ में आएगा, मैं बताऊंगा, वो एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा। याद कर, 12 बजे छुट्टी होने का समय होता था स्कूल से, चपरासी आता था, 3 बार हिला के छोड़ देता था, और वो गुन करके बसते रहता था 5-7 मिनट तक। अरे पांच, वो मतलब 2-3 बार ऐसे ठोका और छोड़ दिया, लेकिन उसका जो साउंड है गुन, कुछ समय तक रहता था, 10-5 सेकंड तक रहता था। वही है सोनोरस। और उससे ज्यादा आसानी से समझोगे, यही एक प्रकार का इको साउंड है। यही क्या? एक इको। इको के लिए आपको लेकिन प्रतिध्वनि, टकरा के कहीं से वापस आना है, टकरा के कहीं से। आप कहीं पे भी पहाड़ में घूमने जाओगे तो आपको इको पॉइंट ले जाएगा बेवकूफ बनाने के लिए। कहाँ लेके जाएगा? इको पॉइंट। और बोलेगा जोर से चिल्ला, मजबूरी में चिल्लाएगा, पति बाजू में रहेगा तो उसका नाम सोनू, तो वहां से आवाज आएगा सोनू सोनू सोनू, ठीक है? और उधर से वो भी चिल्ला रहा है बाबू, उधर से आवाज आ रहा है बाबू बाबू। आवाज पहाड़ों से, ये जो पहाड़ों से आवाज टकरा के जो आती है, यही क्या है? इको साउंड। यही क्या है? इको साउंड। इसी को अपन सोनोरस बोल देते हैं, प्रतिध्वनि। क्या बोल देते हैं? प्रति। ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है? मेटल्स में। ये सब चीज किसमें पाया जाता है? मेटल्स में। नॉन मेटल, जस्ट उल्टा करिए। नॉन मेटल का मतलब ऐसे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, क्या करके रे लोल? ग्रहण कर ऋण आयन बना ले। ग्रहण करके क्या बना ले? ऋण आयन बना ले। क्लोरीन कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। 2, 8 और 7। 7 छोड़ेगा, एक लेगा, एक लेगा, तो इसीलिए क्लोरीन के साथ क्या लग जाता है? माइनस। ये लगा माइनस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, कैसे तोड़ेंगे? 2 और 6। ये क्या करेगा? 2 लेगा कि 6 देगा? 2 लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर में डबल माइनस लग जाएगा, या O-2, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो अपन ने ऋण आयन प्राप्त किया,
ये जो करेगा सब क्या कहलाएगा? अधातु। क्या कहलाएगा? अधातु। अब ये तो इसके प्रॉपर्टीज है, इसके गुण है, इसको तुम लोग अधातु में लिखते हो। धातु और धातु की परिभाषा खत्म। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाया धातु, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाया अधातु। ठीक है, चलिए अधातुएं ये कई रंगों में पाया जाएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पाया जाएगा। और वो याद रखना है उसका चमकदार होगा, उसका कलर कैसा होगा? चमकीला होगा। लेकिन ये डिफरेंट हरा नीला चटकदार कलरों में पाया जाता है, कई प्रकार के कलर में। ताप विद्युत के कुछ अलग होते हैं, बेड कंडक्टर्स आप टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेलाइबल नहीं होगा, डक्टिलिटी नहीं होगा, सोनोरस नहीं पाया जाएगा, उसमें जो पाया जाएगा इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? हाइड्रोजन के पास एक त्यागेगा कि एक ग्रहण करेगा? दो करना है, एक त्यागेगा कि एक ग्रहण करेगा? कभी कभी त्याग देता है, कभी कभी हाइड्रोजन का मन, इसलिए तो आवारा है। किस तत्व को, किस गैस को आवारा गैस बोलते हैं? हाइड्रोजन। किसको बोलते हैं? पहले में भी बैठा है, पहले आवर्त सारणी में बैठा है, 17 में भी बैठा है। पहला और 17 दो दो जगह आवर्त सारणी में स्थान केवल एक को प्राप्त है। किसको? हाइड्रोजन को। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? आवारा तत्व। ठीक है, लेकिन याद रखना अधातु है। पहला बात तो आपको क्या याद रखना है? अधातु। एक ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा, एक ग्रहण करके क्या करेगा? मेनली अष्टक पूरा करेगा। ग्रहण किया, ऑक्सीजन अधातु है, आयोडीन अधातु है, कार्बन अधातु है, ब्रोमीन अधातु है। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स, सब नॉन मेटल्स। उपधातु मेटलॉइड, क्या बोल रहा हूं मैं? उपधातु। अब ध्यान से सुनो, जिस विन्यास करने पर आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का कितना होता है? तोड़ोगे क्या होगा? 2 8 2 8 4 2 8 4। ठीक है, सिलिकॉन ऐसी जर्मेनियम का होता है, ऐसी बहुत सारा होता है। देख, कार्बन का भी आखिरी में 4 होता है। आखिरी में कितना होता है? देखो 6 होता है, 2 और 4। कार्बन एक अपवाद है, कार्बन एक क्या है? अधातु है। लेकिन इसके अंतिम देखो, ये चाहेगा तो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, मन है इसकी। लेकिन ये 4 लेता है, 4 लेता है। और जैसे लिया मतलब क्या हो गया? अधातु, नॉन मेटल। अब देखो जर्मेनियम की बात करता हूं, जर्मेनियम 4 ले भी सकता है, जर्मेनियम 4 ले भी सकता है। ऐसे ही और याद रखना सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन हो गया, सॉरी सिलिकॉन भी 4 दे भी सकता है, 4 वैसी जर्मेनियम होता है, वैसी बोरान होता है, वैसी एंटीमनी होता है, वैसी आर्सेनिक होता है, बहुत सारे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? कभी दे भी सकते हैं, कभी ले भी सकते हैं। और जब दिए तो धातु, और जब लिए धातु। ऋतिक रोशन, अधातु धातु धातु। जब दिए धातु, अब जब लिए अधातु। ऋतिक रोशन, तो ये लोग क्या है? ऋतिक रोशन। किन लोग? सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बोर, ये सब नाम याद रखना है। आर्सेनिक, ये सब क्या है? ऋतिक रोशन। बस एक ही चीज बोलना, क्या है ये लोग? ऋतिक रोशन। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहाव हो भी सकता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहाव नहीं भी हो सकता है, तब ये कहलाएंगे मेटलॉइड। कार्बन के कुछ जो अपरूप हैं वो भी मेटलॉइड में आते हैं, क्योंकि लेकिन कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। कार्बन के कुछ अपरूप एफाइड ग्रेफाइड जो आएंगे, कार्बन के कुछ अपरूप किस में आते हैं? नाम से स्पष्ट है बेटा, उपधातु। धातु भी हो सकता है और अधातु भी हो सकता है, दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखेगा तब नाम क्या इसका? उपधातु। नाम क्या पड़ जाएगा? उपधातु। ठीक है, आप जितना भी चिप चलाते हो मोबाइल में, जितने भी मोबाइल में चिप है सब किसके बने हुए? सिलिकॉन चिप है। सब क्या है? चिप है, सिलिकॉन चिप है। और उसमें अरेंट करंट अगर फ्लो नहीं होगा तो थोड़ा बहुत भी चार्जिंग, तेरा मोबाइल चार्जिंग कहां से होगा? बात समझ में आ रहा? करंट फ्लो नहीं होगा तो चार्जिंग कैसे होगा? कौन सा करंट होता होगा? करंट से मतलब पर ये डीसी करंट होता है, लेकिन करंट तो फ्लो
हो रहा है। एसी हो चाहे डीसी हो, करंट तो फ्लो हो रहा है। तो याद रखना है कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातुओं का और अधातुओं दोनों का गुण होता है, जिसको अपन उप धातु कहते हैं, मेटलॉइड कहा जाता है। मेनली याद रखना है इसके अंतिम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। अब आपको समझ में ही नहीं आएगा इसको देना है कि लेना है। ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, इसीलिए इनको किस में रखा गया है? उप धातुओं में। किस पे रखा गया? उप धातुओं में। चलिए अब थोड़ा सा कुछ बातें ध्यान से याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछता है। अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं, टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, 118 तत्वों की संख्या। हाउ मेनी एलिमेंट इन अर्थ? पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 118। इसमें से 98 प्रकृति के द्वारा दिया था, नेचुरली प्राप्त है। लेकिन इसमें से जो 20 हैं ये बड़े काम के हैं और प्रकृति पे है, लेकिन इतना नहीं है। तो इसको क्या किया जाता है? मानव द्वारा कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ज्ञात तत्वों की संख्या 118, प्रकृति द्वारा प्राप्त तत्वों की संख्या 98। अच्छा, जितने भी तत्व पाए जाते हैं इनमें सारे के सारे धातु हैं, सॉरी ठोस हैं। ठोस द्रव गैस में आओ, सारे के सारे क्या हैं? ठोस है। 11 गैस है। केवल कितने गैस हैं? 11 गैस। अरे नाइट्रोजन नाम सुने हो ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैस सुने हो? कार्बन, कार्बन नाम सुने हो ना गैसों का? हाँ, तो ये सब ऐसे ऐसे 11 ठो गैस है। रियान, फ्रियान, फलाना, ढेकाना, ठीक है, सल, ये सब अल्फर, सल्फर, ऐसे करके 11 गैस है। गैसों की संख्या 11 और द्रव की संख्या 2 है। एक और है, लेकिन ज्यादा बताना मेरे को टेंशन लगता है तुमको। पहला तो याद रखना है पारा, धातु है, मेटल है। क्या है ये? और कमरे के तापक्रम पर द्रव है। अरे पारा हाथ में लेके लेके देखो, लिक्विड टाइप का फिसलते रहता है। तुम लोग एक्सपेरिमेंट तो किए ही होगे, हम लोग तो जेब में भर के ला लेते थे। पारा है, पारा, ठीक है। अब भाई हम ला लेते थे तो ला लेते थे, ले नहीं लाते थे छोड़ो, ठीक है। ये पारा कमरे के तापक्रम पर द्रव, लेकिन याद रखना धातु है। क्या है? धातु है। दूसरा बोल रहा हूं अधातु, ये भी कमरे के तापक्रम पर क्या होता है? द्रव होता है। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल हो चुका है वर्तमान समय का, नाम है इसका ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है। क्या है ये? अधातु है। और कमरे के तापक्रम पर क्या है? द्रव है। तक पारा तो परमानेंट पूछ पूछ के परेशान हो चुका है। धातु है, पारा क्या है? लेकिन मेटल है। ब्रोमीन नॉन मेटल है। और एक और है सीजियम, अब मैं तुम लोग नहीं पता था, भगा भगी भगा चो हो गए, इतने जानो, बस इतना ही जानो तुम लोग, ठीक है। कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। ये 2 हो गया, टोटल 2 हो गए। और कितने गैस हैं? 11। टोटल कितने तत्व हैं? 118। प्राकृतिक रूप से कितने पाए जाते हैं? 98। सर्वाधिक समस्थानिकों वाला धातु पोलोनियम। अरे यही तो सब एक एक क्लास को जोड़ के रखना है। जीएस क्या लगता है तेरे का? अचानक हो जाता है जीएस, एक एक क्लास को जोड़ के रखना है। अभी जब साइंस पढ़ा रहा हूं तब ढंग से पढ़ने का है, परीक्षा समय में ये सब पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा। उस समय इन बातों को याद रखना है बस। अभी जब पढ़ा रहा हूं तो ढंग से पढ़ना है इनको। कोई समझदार बच्चा होगा 9वीं 10वीं का पुस्तक निकाल के अभी अपना ढंग से पढ़ना चालू कर दिया होगा, खुद का बढ़िया नोट्स बना रहा होगा मिला जुला के। तो ये तरीका होता है। और जो पढ़ा दिया, जो नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, जा का करना है, ये तुम लोग हो और वो हम लोग थे। अंतर यही है बस, और कुछ नहीं है। चलिए आ जाओ, ये यौगिक। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। यौगिक हमेशा याद रखना है 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। बता चुका हूं, एक फिक्स अनुपात में मिलना जरूरी है। तत्वों 2 या 2 से अधिक तत्व कितने भी मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसा मिले? एक निश्चित अनुपात में, तब कहलाएगा यौगिक। यौगिक से एक नया तीसरा चीज पैदा बनता है। यौगिक से हमेशा क्या बनता है? एक नया
तीसरा चीज बनेगा। क्या बनेगा बेटा तीसरा? जैसे मैं बोला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़े, किसको किसको जोड़े? दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के पकड़े, एक मॉलिक्यूल हमने किसका पकड़ा? ऑक्सीजन का पकड़ा, और क्या बन गया? एक नया चीज, जल। क्या बन गया? एक नया चीज, जल। अब ये जल में हाइड्रोजन का गुण खत्म, ऑक्सीजन का गुण खत्म, एक नया प्रॉपर्टी आ गया, क्या? जल। ठीक है। अच्छा, जल में हाथ डालने से गीला हो जाता है या गीला करता है, ये सब का पीछे कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो गीला करेगा। जिस भी चीज में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वो क्या कर देगा? उस चीज को गीला बना देगा। ठीक है, वो कब सब क्या है छोड़ दो तुम लोग। ये हो गया, चलिए आगे। दो प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। यौगिक दो प्रकार के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक और जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाएगी कार्बनिक यौगिक होगा, और जिसमें कार्बन अब्सेंट होगा अकार्बनिक यौगिक होगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना जरूरी है, और अकार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं पाया जाएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अब ये क्या है? तीन प्रकार का बॉन्ड होता है, ये है सी और ये है एच। ये एक लकीर है तो एक सिंगल बॉन्ड है। ये है सी और मैंने दो लकीर दे दिया, ये है एच, ये डबल बॉन्ड है। ये है सी, एक दो तीन, और ये लिख दिया एच, ये ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। और याद रखना है कार्बन की उपस्थिति जरूरी है। हो गया कार्बनिक यौगिक। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फार्मूला कोई माइकल लाल याद कर सके, बता सकता है क्या कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला? सब पढ़ के आए हो 11वीं 12वीं, मेरे को पता है। उसके बाद भी ऐसा है, प्रोटीन में कार्बन पाया जाएगा, तेल में पाया जाएगा, वैक्स में पाया जाएगा। ये सब मिक्सचर हैं, कुछ अलग अलग चीजें मिली और कुछ अलग बन गया। बात समझ में आ रहा है? बहुत। ये जो मोम है, वैक्स है, कहां से पाया? पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम का शोधन करेंगे तब क्या बनता है वहां से? मोम, वैक्स। ठीक है, क्या बनता है बेटा? मोम। पेट्रोलियम जली भी बनेगा वहीं से। तो ये सारे चीजें जिसमें कार्बन का कुछ ना कुछ अंश पाया जाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, कैसा कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन की अब मौजूदगी यहाँ होगी ही नहीं, कार्बन अब्सेंट रहेगा, लेकिन याद रखना एक निश्चित अनुपात में मिलेगा। उसके बाद जब भी बनेगा ये तत्वों के गुण को, जैसे NaCl, कहाँ दिखा कार्बन? नमक, साधारण नमक, फार्मूला NaCl। Na कार्बन कहीं दिखा, लेकिन क्लोरीन एक निश्चित अनुपात में मिलेगा, सोडियम एक निश्चित अनुपात में मिलेगा, मिलने पर क्या बनेगा? NaCl। इधर देखो, इसको तुम लोग को समझ में आएगा। इधर देखो, Na2CO3, इसको बोला जाता है सोडियम, इसको बोला जाता है कार्बोनेट, नाटक कार्बन। इसमें कार्बन की मात्रा नहीं, कार्बोनेट है। ध्यान से सुनना मेरे को। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा सोडियम कार्बोनेट कार्बनिक यौगिक है कि अकार्बनिक यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है, पहला बात तो याद रखना। कैसा यौगिक है? और सीधे के टेंशन नहीं आ जाना, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इस जितना तुम लोग इरमा, निरमा, घड़ी, सर्फ एक्सल, ये वही है। नाम है इसका धावन सोडा, PSC 2024 प्री। सोडियम कार्बोनेट आया था कि नहीं आया था? आया था। सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा बोलते हैं, Na2CO3। जिसमें कार्बन पाया जाएगा कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा अकार्बनिक यौगिक। यौगिक का मतलब याद रखना, एक निश्चित अनुपात में तत्वों के मिलने से यौगिक बनता है। यौगिक बनने प्रॉपर्टी जो जिससे जिससे मिलकर बना है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को खो देते हैं, एक नया प्रॉपर्टी बन जाता है, एक नया गुण बन जाएगा, एक नया चीज बन जाता है, तब उसको क्या बोला जाता है? यौगिक बोला जाता है। ये तत्व और यौगिक ये दोनों आते हैं शुद्ध पदार्थों में, क्योंकि एक निश्चित मात्रा मिल रहा है, हर चीज वही का वही है, एकदम शुद्ध माना जाता है। लेकिन अब आते हैं मिश्रण में। मिश्रण को बोला जाता है अशुद्ध। क्या बोला जाता है? अशुद्ध। मिश्रण, दो या दो से अधिक तत्वों को मिला लो, चाहे यौगिक को मिला लो। आपके दिमाग में मैं बताया ना, जलाराम का घूमना चाहिए बस, मिश्रण समझ में आ जाएगा।
दो या दो से अधिक तत्वों को मिला लो या यौगिकों को मिला लो, और याद रखना है किसी भी अनुपात में मिलाओ। किसी को 100 ग्राम डालो, किसी को 1 किलो डालो, किसी को 200 ग्राम डालो, जो मर्जी वो कर लो, ठीक है। इस प्रकार मिलाया जाए कि संघटक रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं, अभी जो जो मिलाओ हो उन सारे संगठनों के आपस के रासायनिक गुण वैसी की वैसे हो, मिक्सचर होने के बाद भी, तब उसको क्या बोला जाता है, मिश्रण। जैसे मिश्र धातु अलाइड, अलॉय अलॉय। एक आध मिश्र धातु का उदाहरण जैसे पीतल, पीतल किससे किससे मिलकर बना, तांबा और जिंक, तांबा और जिंक। अब वो तांबा और जिंक अपना अपना प्रॉपर्टी अंदर में रखे हुए हैं, तांबे की प्रॉपर्टी तांबे की है और जिंक की प्रॉपर्टी जिंक की है, मिले जरूर हैं लेकिन अभी भी उसके अंदर में अपनी अपनी प्रॉपर्टी को जिंदा रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे जल में चीनी का विलयन, चीनी में नमक का मिश्रण, ये सब इसके उदाहरण है। मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण याद रखना है आपको, मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है वायु, एयर। बहुत सारे गैस मिलकर क्या बने हैं, वायु। और ऐसा तो नहीं है मिलकर केवल कार्बन बना लिए, मिलके दूसरा कुछ और बना लिए, वायु मिले हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी अभी भी जिंदा है। मिश्रण के दो प्रकार हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। आकार वर्ड आ गया, इंग्लिश वर्ड है होमोजीनियस और हेरेटोजीनियस, समांगी और विषमांगी। एकदम एक लाइन का एग्जाम्पल, तुम्हारे लेवल का एग्जाम्पल ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखो ध्यान से, नया नया ब्याह होता है, जैसा पति चाहता है वैसा पत्नी करती है और जैसा पत्नी चाहती है वैसा पति करता है, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जन्म जन्म का साथ है, तब ये क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। बोलेगा शाम को जल्दी आना, जाऊंगा ही नहीं, आज छुट्टी लेता हूं, छोड़ना। ये उस समय का माहौल था, नया नया ब्याह हो रहता है, 5 बजे आना बोला 3 बजे से बैठा है, ठीक है। वो 2 चीला बना दे, 22 बना रही है, ठीक है। वो उस समय का माहौल नया नया, तो ये उस समय कैसा है, एक दूसरे में मिले हुए समांगी है, पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं तेरे को क्या किया, एक गिलास पानी में नमक घोल के दे दिया, बाहर से तेरे को देख के लगेगा ना पानी है, वो तो पीने के बाद तेरे को पता चलेगा कि नमक पानी है। ऐसे अब जब घुला रहता है, ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, ठीक है। दूसरा विषमांगी मिश्रण, 10 साल हो जाए शादी को, 8 साल 12 साल गुजर जाए, दुनिया देख के बता देती है दोनों पति पत्नी है, और विषमांगी है, सीधा मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दुनिया बता, ये क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। जैसे एक गिलास पानी में पत्थर रेत को डाल दिया, जा, पहले क्या डाला था, नमक शक्कर, अब क्या डाला, डायरेक्ट, ठीक है। ये कैसे, ये किस कैसे, ये कैसा मिश्रण होगा, विषमांगी। समांगी विषमांगी समझ में आया, यहाँ तक का क्लास खत्म हुआ, कल ये चैप्टर भी खत्म, ठीक। चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा कल।